नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पहला आर्टिकल है ना, ये स्कूल्स के रीओपनिंग से संबंधित है। सरकार ने ये बोला है 5 सितंबर से पहले, टीचर्स डे से पहले हम 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल में होते हैं उनके लिए एलोकेट करेंगे। अच्छी बात ये है कि 50 लाख के आसपास जो टीचर्स हैं ऑलरेडी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, तो अब स्कूल्स धीरे धीरे ओपन हो सकेंगे। बट देखो, जल्दबाजी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं करनी चाहिए। तीसरी जो वेव है वो आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा। और कई सारे देश जैसे इजराइल, यहाँ पर तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा लोगों को लग गई थी, ज़्यादातर लोगों को। यहाँ पे भी स्कूल ओपन होने पर वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। ऐसे केस भी सामने आए कि एक बच्चे ने पूरी क्लास में कोविड वायरस को फैला दिया हो, कोरोना वायरस को। तो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को ना थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अभी फिलहाल मतलब स्कूल खोले भी सही तो प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। वैक्सीनेशन तो जरूरी है, उसके बावजूद कमरों में वेंटिलेशन पूरा हो और डिस्टेंस बच्चों के बीच में पूरा हो, हाथ धोना बार बार, मतलब ये जो बेसिक कोविड से प्रिवेंशन के जो नॉर्म्स है ना उनको फॉलो किया जाए। इसके बाद नीचे जो आर्टिकल है ये एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित है। कल हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन 2-3 जो पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे निकाल के। 2 पॉइंट्स हैं मेनली। यहाँ पे देखो, मेन जो आर्टिकल होता है एडिटोरियल पेज पे, ये अफगानिस्तान से संबंधित है। सुशासनी हैदर बोलती हैं कि अभी इंडिया को इंतजार करना चाहिए, एकदम से तालिबान को नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर बात नहीं करनी चाहिए, जो सरकार कर भी नहीं रही है। सरकार को अभी यूएन का सहारा लेना चाहिए कि यूएन के थ्रू सरकार बोले, इंडिया बोले कि देखो अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूर किया जाए कि वो लोगों के राइट्स जो पिछले 20 सालों में लोगों ने प्राप्त किए हैं उनका किसी प्रकार से वायलेशन ना हो। वहाँ पे महिलाओं पर, माइनॉरिटीज़ पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। देखो, अफगान लोगों के मन में इंडिया के प्रति बहुत इज्जत है, बहुत वो ट्रस्ट करते हैं इंडिया को। तो इंडिया को इस मुश्किल की घड़ी में अफगान लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा सुशासनी हैदर बोलती हैं। ये तो आर्टिकल है डेटा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाला आर्टिकल जो है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे आर्टिकल की मेन थीम ये है, क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने इंडियन पॉलिटिक्स को पोलराइज किया है। तो एक पुराना आर्टिकल भी रिवाइज करेंगे जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को डिस्कस किया गया है डिटेल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फूको ने एक बार कहा था, नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर है। नॉलेज का इस्तेमाल करके आप दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। क्या खरीदना है, क्या पहनना है, बहुत सारे डिसीजंस आप लेते हैं नॉलेज के आधार पर। आपको लगता है ये ब्रांड जो है वो अच्छा है, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, आपको जो नॉलेज हो उसका आप इस्तेमाल करते हो। अब तो देखो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईफाई आ चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो डेटा को कलेक्ट करना भी आसान हो गया है सरकार के द्वारा, अलग अलग एमएनसीज़ के द्वारा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं डेटा के आधार पर अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट करती हैं कि वो फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, कौन से जो प्रोडक्ट है वो जनता पसंद नहीं कर रही है। अनेकों डिसीजंस लिए जाते हैं सरकार के द्वारा भी और कंपनीज के द्वारा भी। बात यह है, नई टेक्नोलॉजी के कारण डेटा जो कलेक्ट करना है वो देखो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। आप पुराने पेपर से एनालाइज करते हो और उसके बाद आप एक ट्रेंड देखते हो कि यूपीएससी जो है अब थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है, जो किताबों में नहीं मिलते, जो जनरल क्वेश्चंस हैं। उसके लिए क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो फिर आप उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हो कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सरकार भी देखो यही करती है। सरकार डेटा एनालाइज करती है कि कौन सी पॉलिसी काम कर रही है, कौन सी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, कौन से डिसीजन से जनता के लिए आउटकम जो है वो अच्छी निकली है। उसके आधार पर सरकार कई बार अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, कई बार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है ताकि आउटकम को इम्प्रूव किया जा सके। बट देखो, ये जो डेटा बेस्ड डिसीजंस होते हैं ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जिस डेटा के आधार पर आप डिसीजंस ले रहे हो वो डेटा देखो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो डेटा देखो रिलायबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। आप एक बात बताओ यार, अगर
यूपीएससी के पेपर को एनालाइज करने के बजाय आप एसएससी के या फिर यूपीपीसीएस के पेपर एनालाइज कर लो, डेटा गलत हो जाएगा ना। उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर तो मतलब आपकी जो आउटकम है वो भी गलत निकलेगी। उसी प्रकार से सरकार जो ये डिसीजंस लेती है ना डेटा के आधार पर, वो डेटा रिलायबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। इसमें इश्यूज आते हैं काफ़ी। स्टेट ना बहुत तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को वैलिडेट नहीं किया जाता कि ये डेटा सही भी है या गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सरकार बहुत सारा फंड्स देती है पंचायतों को खर्च करने के लिए, लेकिन ब्लॉक लेवल से नीचे फंड्स कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, किस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डेटा काफ़ी ज़्यादा ओपेक होता है। जनरली देखो, पंचायत बॉडीज यानी लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो डेटा सबमिट किया जाता है ना सरकार को, सरकार के द्वारा उसे वैलिडेट करवाना, मतलब उसे वेरीफाई करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको भी पता है लोकल लेवल पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। होना तो देखो ये चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो डेटा है ना, उस सब डेटा को यूनिफाई किया जा सके और एक कॉमन डेटाबेस हो। बट कहना आसान है, करना मुश्किल है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो अलग होती है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बेनिफिशरीज भी अलग अलग होते हैं अगर वो मिनिस्ट्री स्कीम चलाती हैं, और हाउस होल्ड में भी आइडेंटिफायर अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, किसी घर में बेनिफिशरी महिला है, मतलब जैसे उज्ज्वला स्कीम महिला के नाम पर है, किसी स्कीम में बेनिफिशरी कोई और है। तो ऐसे सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के डेटा को यूनिफाई करना, आपस में लिंक करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा देखो, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डेटा को जानबूझ के एब्यूज़ करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, ताकि अपनी साफ छवि को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे देते हैं राइटर। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान, कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी ना, एक समय ऐसा आया था कि साउथ इंडिया में केसेस ज़्यादा सामने आ रहे थे और नॉर्थ इंडिया में कम सामने आ रहे थे। राइटर ये कहते हैं, देखो नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जो ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रही थी, जानबूझ के केसेस कम दिखा रही थी, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि साउथ इंडिया में गवर्नमेंट्स जो कि प्रॉपर टेस्टिंग कर रही थी, वहाँ पे केस ज़्यादा दिख रहे थे नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ की सरकारें ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ इंडिया की सरकारों ने अच्छा काम किया है, बट ऐसा था नहीं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ इंडिया की कुछ सरकारों में डेटा जो है वो मैनिपुलेट हुआ था, डेटा में गड़बड़ी थी। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 2012 में एक स्टडी कंडक्ट हुई, असेसिंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स। इस स्टडी में एक इंडिकेटर था लैंड ऑर्डर। लैंड ऑर्डर जो इंडिकेटर था वो देखो पुलिस बिहेवियर को मेजर करता था, और उसमें क्राइटेरिया ये अपनाया गया था कि पुलिस बिहेवियर के अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स आई हैं। जिस स्टेट में पुलिस बिहेवियर के अगेंस्ट ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, मतलब वहाँ पे लैंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। बट देखो, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो स्टेट, मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का स्टेट है, वहाँ पे जनता जागरूक है, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन रिलेटिवली सही है, तो पुलिस कोई गलती भी करेगी तो लोग जो हैं वो पुलिस के बिहेवियर के अगेंस्ट शिकायत कर देंगे। तो स्कोर जो है यहाँ पे इस इंडिकेटर के आधार पर लो होगा, क्योंकि पुलिस बिहेवियर के अगेंस्ट कंप्लेन ज़्यादा आई है। लेकिन इसे आप कंपेयर कीजिए बिहार से। बिहार में मान लीजिए पुलिस गलतियां बहुत करती है, लेकिन जनता कंप्लेन नहीं करती, या तो जनता डरती है या फिर जनता को लगता है कि कंप्लेन करने से पुलिस के अगेंस्ट कोई फायदा नहीं होगा। तो बिहार का तो स्कोर जो है इस इंडिकेटर में हाई हो गया ना, जबकि सिचुएशन एक्चुअल में है उल्टी। साउथ इंडिया में थे कुछ ही केस कंप्लेन के, लेकिन सबने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बिहार में केस तो पुलिस के अगेंस्ट, मतलब जनता को शिकायतें तो बहुत हैं पुलिस से, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती, वो कंप्लेन नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है कुछ होने वाला नहीं है, वो डरती है पुलिस से। तो फिर डेटा जो है वो तो गलत हो गया ना। आर्टिकल में वैसे देखो एक तीसरा एग्जाम्पल भी दिया जाता है। कंसेप्ट तो अभी तक आप पूरा समझ गए हैं। तीसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे मेंटल हेल्थ के केसेस हैं। अब जो अच्छा स्टेट होगा, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा नहीं माना जाता, जाहिर तौर पर उस स्टेट में मेंटल हेल्थ के ज़्यादा केसेस सामने आएंगे।
लेकिन ऐसा स्टेट जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ को एक टैबू माना जाता है, स्टिग्मा माना जाता है, तो कोई पर्सन खुल के बता भी नहीं सकता कि मैं मेंटल इश्यू से सफ़र कर रहा हूँ, तो उस स्टेट में मेंटल हेल्थ संबंधित कम केसेस सामने आएंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि उस स्टेट में जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के बता नहीं रहे हैं, मेंटल हेल्थ के जो केसेस हैं वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। एक्चुअल बात ये है। ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर फिर मुद्दे की बात पर आते हैं जो राइटर बोलना चाहते हैं। राइटर ये बोलना चाहते हैं, हाल ही में एजुकेशन संबंधित कोई डेटा रिलीज़ किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। उस डेटा में तमिलनाडु के 27 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड बताए गए हैं। राइटर कहते हैं ये देखो कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में तमिलनाडु को एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में चौथा स्थान दिया गया है। और हैरानी वाली चीज़ ये है कि तमिलनाडु के 27 ज़िले जो हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। इसलिए हैरानी वाली चीज़ है क्योंकि पिछले 10 सालों में तमिलनाडु में एजुकेशनल जो लेवल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। लिटरेसी 2011 के अपेक्षाकृत सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्रूव हुई हैं। तो फिर कैसे ये जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो सकते हैं? तो इसका मतलब राइटर कहते हैं कहीं ना डेटा में गड़बड़ी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एजुकेशन संबंधी डेटा है उसकी और ज़्यादा गहराई से स्क्रूटनी होनी चाहिए, और ज़्यादा सीरियसनेस से स्क्रूटनी होनी चाहिए, तब पता लगेगा वास्तव में तमिलनाडु के ये 27 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या फिर नहीं हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये कहते हैं, चूँकि देखो आज के समय में विभिन्न गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो आवश्यकता ये है कि विभिन्न गवर्नमेंट्स इस डेटा में इन्वेस्ट भी करें, मतलब बेहतर डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स में, मेथडोलॉजी में इन्वेस्ट भी करें, चाहे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात हो या फिर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको डेटा कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, डेटा को एनालाइज करने की जो प्रोसेस है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना होगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा। इसके साथ साथ अलग से क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सही है, ऑथेंटिक है, ये सब चेक करने के लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। डेटा का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ये हमने पूरा इश्यू डिस्कस किया डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बेसिक्स जानते हैं एक पुराने आर्टिकल को रिवाइज करके। क्या कंटेस्ट है? देखो, मेनका गांधी ने हाल ही में चुनाव में प्रचार करते हुए मुस्लिम्स को कहा, आप अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपके काम नहीं करूंगी इलेक्शन जीतने के बाद। सोच के देखिए, अगर मेनका गांधी इलेक्शन जीत जाती हैं और वो बूथ में देखती हैं कि इस बूथ पे मुझे वोट प्राप्त नहीं हुए, तो क्या वो सही में उस बूथ के लोगों के काम नहीं करेंगी, यानी मुस्लिम्स के काम नहीं करेंगी? ये देखो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, फॉर एग्जांपल ABC कंस्टिट्यूएंसी है और काफ़ी सारे कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, X, Y, Z, ये नहीं मैटर करता कि किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिस भी कैंडिडेट को प्राप्त होते हैं वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। फॉर एग्जांपल X को हुए 31%, Y को हुए 30% और C को हुए 29%। बाकी और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको भी कुछ कुछ परसेंटेज प्राप्त हुए। तो यहाँ पे इलेक्शन जीत जाएगा कौन सा कैंडिडेट? X कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए? सिर्फ 31%। लेकिन सोच के देखिए कि X कैंडिडेट के खिलाफ कितने वोट गए? खिलाफ गए X कैंडिडेट के वोट 69%। जिस कैंडिडेट के खिलाफ 69% वोट हों उस कंस्टिट्यूएंसी के, फिर भी उस कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का। तो अपने आप में आपको क्या ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि कंस्टिट्यूएंसी के 69% जो लोग हैं उस कैंडिडेट के खिलाफ हैं, फिर भी वही कैंडिडेट पूरी कंस्टिट्यूएंसी की आवाज़ को उठाने के लिए चुना गया है पार्लियामेंट में? इससे भी ज़्यादा ये तो देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन है। अब आप सेकंड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन की बात कीजिए। देखो, हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में। अब सोच के देखो,
मान लीजिए पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट जीता है उसको 40% वोट मिले फिर भी वो जीत गया। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट को 35% वोट मिले फिर भी जीत गया। थर्ड कंस्टिट्यूएंसी में विनर कैंडिडेट को मिले 32% वोट। इस प्रकार से आप ऐड करते जाओ। ऐड करने के बाद आपको जो आंकड़ा मिलेगा, यानी जीते हुए जो 543 कैंडिडेट्स हैं उनको कितने वोट मिले? 45%। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ? कहने का मतलब यहां पे ये हुआ, लोकसभा में जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो इवन 50% हमारे देश के लोगों की राय को भी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में 543 जो कैंडिडेट पहुंचते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनके तो देखो ऑलमोस्ट 55 या फिर 60% के आसपास लोग खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत की आवाज को उठाने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं। और इससे भी ज्यादा थर्ड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन की बात कीजिए। देखो बनते तो सांसद कितने हैं? 543, लेकिन सरकार में कितने शामिल होते हैं? बहुत कम। और बहुत सारे सांसद तो विपक्ष में होते हैं। तो जो सांसद विपक्ष में होते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों की तो कोई भागीदारी नहीं है सत्ता में, पावर में। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ एक्सक्लूजन है। कहने का मतलब देखो ये है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सहायता से पिछले 70 सालों में हमारे देश में इलेक्शन होते आए हैं, लेकिन इस तरीके की बहुत सारी कमियां हैं। तो अब समय आ गया है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम भी अपनाना चाहिए इलेक्शन के लिए। देखो होता क्या है, पिछले इलेक्शन में मायावती की पार्टी बीएसपी को कितना वोट हासिल हुए? 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया बीएसपी को, लेकिन सीट कितनी हासिल हुई बीएसपी को? 0। डीएमके पार्टी को तमिलनाडु में 96 लाख लोगों ने, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया, लेकिन सीट कितनी हासिल हुई डीएमके को? 0। तो क्या इतने सारे लोगों का वोट जो है वो वेस्ट हो गया? देखो बोलने के लिए तो बोला जाता है, वो आपको भी पता है, जो सरकार एक बार बन जाती है वो सरकार पूरे देश की होती है, सिर्फ कुछ एरियाज की सरकार नहीं होती। इवन जो एमपी बन जाते हैं वो एमपी उस कंस्टिट्यूएंसी के सभी लोगों के होते हैं, और सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जिन्होंने वोट दिया है उस पर्सन को और वो पर्सन एमपी बना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार सरकार बन जाती है वो पूरे देश की होती है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना। तभी तो मेनका गांधी धमकी दे रही हैं कि अगर आपने मुझे वोट दिया तभी मैं आपके काम करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। उनको बोलना तो ये चाहिए था कि आप मुझे वोट दें या फिर ना दें, मैं एमपी बन गई तो मैं इस कंस्टिट्यूएंसी के सभी लोगों की एमपी होंगी, अदरवाइज नहीं। और काफी बार आपने देखा भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को ज्यादा पैसा देती है जहां पे उनके एमपीज ज्यादा होते हैं, या फिर जहां पे उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो उनके साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वो स्टेट्स जहां पे रूलिंग पार्टी के एमपी नहीं होते, यहां पे या फिर रूलिंग पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होती, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम काफी कारगर साबित हो सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में क्या होगा, मान लीजिए पूरे देश में वोटर हैं 10,000, विभिन्न पार्टीज हैं, ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, तीनों ने इलेक्शन लड़ा। अब ए पार्टी को वोट हासिल हुए 30% और बी पार्टी को वोट हासिल हुए 30%, सी पार्टी को वोट हासिल हुए 40%। टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट में कितनी? 100। तो देखो वोट परसेंटेज जितना हासिल हुआ है तीन पार्टीज को, उसके बेस पर ही सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी तीनों पार्टीज को। ए पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ? 30%, तो 100 में से 30 सीट दे दी जाएंगी। बी पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ? 30%, तो 100 सीट में से 30 सीट दे दी जाएंगी बी पार्टी को। सी पार्टी को कितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ? 40%, 40 सीट 100 में से दे दी जाएंगी किसको? सी पार्टी को। अब जिस पार्टी को जितनी सीट्स मिली हैं वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, या तो वो इलेक्शन से पहले नॉमिनेट कर सकती है कि अगर हमको सीट्स हासिल होंगी तो हम इन पर्सन को एमपी बनाएंगे, या फिर ये फैसला इलेक्शन के बाद भी लिया जा सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, मतलब पार्टी डिसाइड करेगी कि वो किस पर्सन को एमपी बनाना चाहते हैं, और जितने सीट्स उनको हासिल हुई है वोटिंग परसेंटेज के आधार पर, उतने पर्सन्स को वो अपने हिसाब से एमपी बना सकेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से। फायदा इसका देखो सीधा सीधा ये होगा, किसी पर्सन का वोट जो है वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज के आधार पर ही ये डिसाइड हो रहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स हासिल होंगी पार्लियामेंट में
मतलब लोकसभा में, तो किसी का वोट वेस्ट नहीं हुआ। अब देखो इस प्रकार का सिस्टम हमें अडोप्ट करने की आवश्यकता है। छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बाद में बड़े स्केल पे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और कई सारे देशों में तो देखो मिक्स्ड सिस्टम है, मतलब कुछ सीट्स का फैसला होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सहायता से, और कुछ सीट्स का फैसला होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। नेपाल में नया संविधान बना है, नेपाल में मिक्स्ड सिस्टम है, मतलब कुछ सीट्स का फैसला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और कुछ सीट्स का फैसला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। इंडिया में भी देखो इस प्रकार का मिक्स्ड सिस्टम लागू किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। अब इसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, समय फिलहाल बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित एक पुराना आर्टिकल रिवाइज किया। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो देश में पोलराइजेशन इंक्रीज करता है? कैसे? क्योंकि देखो जीतने वाले कैंडिडेट को 50% वोट लेना जरूरी नहीं है। कई बार तो कैंडिडेट जो है 25% वोट लेके, इवन 20% वोट लेके भी, अगर बहुत सारे 6-7 स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार मैदान में हों तो कोई 20% वोट लेके भी जीत सकता है। तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन में तो पोलराइजेशन समाज में ज़्यादा हो जाता है ना। कोई भी कैंडिडेट अपनी किसी आइडेंटिटी को असर्ट करेगा, जैसे ए जाति का है, तो वो ऐसी जब 6-7 उम्मीदवार या 3-4 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो वो सिर्फ अपनी जाति वालों को बोलेगा कि भैया मुझे सिर्फ आप वोट दे दो, आप ही जिता सकते हो, क्योंकि उसे पता है 50% तो लेना जरूरी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी जाति वाले भी वोट दे दे तो भी मैं जीत जाऊंगा। तो वो अपनी जाति वाली को भड़काने का काम करेगा दूसरी जातियों के अगेंस्ट, अपने धर्म वालों को भड़काने का काम करेगा दूसरे धर्म वालों के अगेंस्ट, क्योंकि उसे पता है सिर्फ उसके धर्म वाले वोट दे रहे तो भी वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। तो लेकिन देखो इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ही पोलराइजेशन होता है। इवन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जहां पे सिस्टम होता है ना, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने % वोट्स मिले उसको उतनी सीट्स एलोकेट कर दी जाए असेंबली में, वहां पर भी पोलराइजेशन होता है। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया जाता है, इजराइल का एग्जाम्पल दिया जाता है, यहां दोनों जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, जितने % वोट मिलते हैं उसके हिसाब से सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। तो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे पोलराइजेशन, वोट्स को पोलराइज करने का काम करती हैं। तो पोलराइजेशन को सिर्फ आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से रिलेट नहीं कर सकते, ऐसा राइटर का मानना है। दूसरी बात जो यहां पर निकल के आती है वो ये है, क्या बीजेपी अभी हेगमोनिक पार्टी है, डोमिनेंट पार्टी है? देखो मैं आपको बेसिक्स के साथ बताता हूं। जैसे देश आजाद हुआ था ना, उसके बाद कुछ सालों तक कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस की सरकारें विभिन्न राज्यों में, ओपोजिशन बिल्कुल कमज़ोर, डिवाइडेड, और इतना तो वोट परसेंटेज नहीं कांग्रेस का उस समय, उससे ज़्यादा उनकी सीट्स। तो क्या बीजेपी भी अब एक डोमिनेंट पार्टी बन चुकी है? ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकारें, हालांकि देखो अब तो कुछ राज्यों में कम हो गई हैं, एक समय तो ऐसा आया था मोस्टली स्टेट्स में बीजेपी की ही सरकार थी या वो अलायंस में थे, लेकिन अब कुछ राज्यों में उनकी सरकारें कम हो गई हैं और 2 बार से बीजेपी सत्ता में है। तो क्या बीजेपी भी अब डोमिनेंट पार्टी बन गई है? इसका आंसर है यस। बीजेपी अभी फिलहाल देखो, बीजेपी ने दूसरा डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया है देश में। एक तो कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था आज़ादी के बाद, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर वो लीडर्स थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो लोगों की ऑब्वियस चॉइस वही थी कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, इसमें वो लीडर्स शामिल हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया है। बट बीजेपी जो डोमिनेंट पार्टी बनी है ना, वो मतलब उनकी अच्छी इलेक्शन स्ट्रेटेजी के आधार पर बनी है। उन्होंने इलेक्शन स्ट्रेटेजी ऐसे अपनाई कि दूसरी बार भी वो जीते। ओपोजिशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, डिवाइडेड है। हालांकि अब बातें निकल के आ रही हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट होगा सरकार के अगेंस्ट। बट राइटर एक बात ये बोलते हैं, 1950 से लेके 67 तक, मतलब उस दौर में जो कांग्रेस की हेगमोनी थी ना, कांग्रेस की सॉफ्ट पावर थी, उतनी सॉफ्ट पावर बीजेपी की आज के समय में नहीं है। बीजेपी को 31% वोट मिले 2014 वाले इलेक्शन में, 37% वोट मिले इस वाले इलेक्शन में, और बीजेपी को इस बार 303 सीट प्राप्त हुई, उससे पहले 282 सीट्स प्राप्त हुई थी।
2/3 सीट्स तो बीजेपी को नहीं प्राप्त हुई। कांग्रेस को तो उस दौर में 2/3 सीट्स, इवन 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, सिंपैथी थी कांग्रेस के साथ में, उस समय कांग्रेस को 3/4 सीट्स प्राप्त हुई थी। तो वैसी हैगमनी आज के समय में बीजेपी की नहीं है। हाँ, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जरूर है, और जो पोलराइजेशन देश में देखने को मिल रहा है ना, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के कारण नहीं, बल्कि सोशल क्लिवेजेस के कारण देखने को मिल रहा है। सोशल क्लिवेज मतलब ऐसे इश्यूज जिसको लेकर जनता डिवाइडेड है। वो देखो, धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, कोई भी सोशल इशू जिसको लेकर जनता डिवाइडेड है, उसको फिर पॉलिटिकल पार्टीज भुनाती है, और वो सोशल क्लिवेज, वो सोशल गैप फिर पॉलिटिकल गैप में भी देखने को मिलता है। इस वजह से पोलराइजेशन होता है। तो ये मतलब जो आर्टिकल रिवाइज किया उसमें थोड़ी अलग इंफॉर्मेशन थी, बट हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए इसमें थोड़ी अलग इंफॉर्मेशन थी। अब लास्ट में एक छोटा सा जो आर्टिकल है वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से संबंधित है। देखो, ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। कुछ जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम अब डिस्कस करते हैं। 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं आज के आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर देखो ये कहते हैं, अब सरकार ने ये बता दिया है कि कौन से सेक्टर में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को की एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत। बट देखो, कुछ कंसर्न ये हैं, अगर देखो सरकार प्राइवेट कंपनीज को 60 ईयर्स के लिए राइट्स ट्रांसफर करेगी, तो 60 ईयर्स में तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी ना, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से बदल जाएंगी। तो इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के साथ, उसी प्रकार से एग्रीमेंट होना चाहिए। अदरवाइज जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में आ जाएगी, और फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इस पाइपलाइन के अंतर्गत सरकारी एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए आगे नहीं आएंगी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि सरकार जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को रीनेगोशिएट करने के लिए भी तैयार रहेगी। देखो, पास्ट में वैसे ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जब सरकार और प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिल के काम नहीं कर सका, बहुत सारे इश्यूज आ गए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है रोड बनाने का। अब पहले प्राइवेट कंपनी ने कोई टेंडर भर दिया, उसको टेंडर मिल गया, लेकिन बाद में देखो प्राइवेट कंपनी को जेन्युइन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा रोड बनाने के लिए। जैसे लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी, तो इसमें प्राइवेट कंपनी कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी को रोड बनाने में ज़्यादा खर्चा आया। तो होना तो देखो ये चाहिए ना कि जितना टेंडर पहले प्राइवेट कंपनी ने भरा था, अब खर्चा ज़्यादा आया है जेन्युइन प्रॉब्लम्स के कारण, सरकार टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करे। बट सरकार करती नहीं थी। सरकार ने कहा कि नहीं, हम पैसे आपको और नहीं देंगे, तो प्राइवेट कंपनीज को घाटा होना स्टार्ट हो गया। तो जबकि उनकी गलती नहीं होती थी, जेन्युइन रीजंस के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो प्राइवेट कंपनीज का जो ट्रस्ट है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो थोड़ा सा कम हो गया। सरकार ने 2014 के बजट में कहा था कि हम एक नया मॉडल लेके आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा अच्छे से इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेकिन वो मॉडल सरकार अभी तक लेके नहीं आई। राइटर ये कहते हैं कि उस समय सरकार नया पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल ले आती ना, तो आज बहुत अच्छे से इस पाइपलाइन के अंतर्गत एसेट्स को मोनेटाइज किया जा सकता था। तो ये बस 2-3 पॉइंट इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा बोले जाते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज पे फोकस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।